चलिए पिछले वीडियो में हमने ओवम का स्ट्रक्चर्स पढ़ लिया था। आज एक और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन। ये जो टॉपिक है इसमें दो टॉपिक है, एक फर्टिलाइजेशन है, दूसरा इम्प्लांटेशन। और ये दो पार्ट में होगा। पहले आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो फर्टिलाइजेशन पढ़ा रहे हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होती है? नॉर्मली पिछले क्लास में आप फर्टिलाइजेशन पढ़े होंगे तो फर्टिलाइजेशन में ये बताई जाती है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के संलयन या फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। लेकिन ये ऐसा ही नहीं है, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है और बहुत सारी क्रियाएं इसमें होती है। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। तो फर्टिलाइजेशन कैसे स्टार्ट होगी? जब मेल अपने पेनिस के द्वारा स्पर्म को विजाइनल ट्रैक में एजुकेट करता है तो इस घटना को इंसेमिनेशन कहते हैं। फिर रिपीट कर रहे हैं, जब मेल अपने पेनिस द्वारा वेजाइनल फीमेल के वेजाइनल ट्रैक में स्पर्म को एजुकेट करता है तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन होने के पश्चात बहुत सारे मिलियन में स्पर्म यूट्रस से होते हुए यूट्रस में जाते हैं और वहां से होकर फेलोपियन ट्यूब से होते हुए एम्प्लोरी रीजन तक जाते हैं। एम्प्लोरी रीजन तक लगभग 250 स्पर्म पहुंचते हैं, है ना। तो उस रीजन में जब पहुंच जाते हैं, हमने लिखा है ये एम्प्लोरी रीजन क्या है, तो ये फर्टिलाइजेशन साइट है। क्या है ये? तो ये फर्टिलाइजेशन साइट है। ये मतलब एम्प्लोरी रीजन का फेलोपियन ट्यूब का ये वह क्षेत्र है जहां निषेचन की क्रिया होती है। तो निषेचन की क्रिया का ये साइट है जिसको हम एम्प्लोरी रीजन कह रहे हैं। ये कहाँ पाई जाती है? तो फेलोपियन ट्यूब में पाई जाती है। क्लियर है बात? तो पहली घटना इसमें क्या आ गई? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन किसे कहेंगे? जब मेल के पेनिक्स के द्वारा स्पर्म को फीमेल के वेजाइनल ट्रैक में एजुकेट किया जाता है तो इस घटना को इंसेमिनेशन कहते हैं। इंसेमिनेशन के बाद से स्पर्म एराइज होते हैं और वो कहाँ जाएंगे? तो वेजाइनल ट्रैक से होते हुए यूट्रस, यूट्रस से होते हुए फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में कहाँ जाएंगे? एम्प्लोरी रीजन में जाएंगे जहाँ क्या होगी? फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। तो क्या कोई स्पर्म ओवम के पास, जैसे मान लीजिए ये ओवम है, ये जो अभी पिछले डायग्राम में हमने बनाया है, तो ये ओवम है, तो यहाँ स्पर्म आ रहा है तो क्या ये डायरेक्टली इसको जाके पेनिट्रेट कर देगा, फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं। इस घटना में बहुत सारे इवेंट्स आते हैं। ये घटनाओं का एक क्रम होता है। उसी क्रम को हमने यहाँ लिखा है। क्या क्या होती है फर्टिलाइजेशन से पहले? क्या क्या होती है? तो देखिए पहले लिखे हैं एक्रोजोमल रिएक्शन। इसको देखेंगे, एक्रोजोमल रिएक्शन होती है। दूसरी फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन बनती है। तीसरी जोना रिएक्शन चलती है और चौथा कॉर्टिकल रिएक्शन चलती है। ये सारे रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद एक स्पर्म ओवम के साइटोप्लाज्म में जाता है और साइटोप्लाज्म में जाता है तो वहां भी एक घटनाएं चलती है जिसमें सिनगेमी आती है, प्लाज्मोगेमी आती है, कैरियोगेमी आती है, उसके बाद से एपोमिक्सिस आती है। तो हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो पहला, जब एम्प्लोर रीजन में कोई स्पर्म पहुंच जाता है तो एक्रोजोमल रिएक्शन होती है। क्या होता है एक्रोजोमल रिएक्शन? हम किसे कह रहे हैं? ये देखिए एक स्पर्म है और इसका एक्रोसोम, उसके हेड रीजन में ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर को एक्रोसोम बोलते हैं और एक्रोसोम के द्वारा क्या स्रावित की जाती है? तो स्पर्म लाइसिंग एंजाइम स्रावित की जाती है। देखिए हमने यहाँ लिखा है एक्रोसोम में स्पर्म लाइसिंग एंजाइम स्रावित, लाइसिन, स्पर्म लाइसिंग एंजाइम स्रावित होती है। किसके द्वारा? एक्रोसोम के द्वारा। और यह एंजाइम कौन कौन काम करेगा, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं एक्रोजोमल रिएक्शन। जो स्पर्म लाइसिंग एंजाइम है इसमें 3 तरह के एंजाइम स्रावित किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? हाइलुरेनिडेज एंजाइम पहला एंजाइम, दूसरा क्या है? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, तीसरा क्या है? जोना लाइसिंग एंजाइम। ये तीनों डायग्राम में हमने बनाया था। जैसे ये डायग्राम आपको समझने के लिए बना दिए। तो ये जो बाहर की जो संरचना है ये कोरोना रेडिएटा, ये वाली जो संरचना है ये मान लीजिए ये जोना पेलुसिडा है और बीच में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो तीनों आ गई इसमें, तो ये सारी संरचना इसमें आ गई। तो ये जो स्पर्म होगा अपने एक्रोसोम के द्वारा कितने एंजाइम स्रावित करेगा? 3। और इन एंजाइम को किस नाम से जानते हैं? तो स्पर्म लाइसिंग एंजाइम। कौन कौन एंजाइम है? तो पहला नाम है हाइलुरेनिडेज। यह एंजाइम क्या करेगा? जो हाइलुरेनिक एसिड, ये आपस में किससे कनेक्टेड थे? याद करिए, जोना पेलुसिडा
कोरोना रेडिएटा कैसे कनेक्टेड थे आपस में? हाइलोरेनिक एसिड के द्वारा ये कनेक्टेड थे। तो जो हाइलोरेनिक डेज एंजाइम जाएगा वो किसको तोड़ देगा? तो हाइलोरेनिक एसिड को तोड़ेगा। समझ में आएगी बात? तो ये जो स्पर्म है हाइलोरेनिक एसिड तोड़ने के बाद से ये कहाँ आ जाएगा? ये इस लेवल पे आ जाएगा। अब क्या होगी, क्या स्रावित करेगा ये एक्रोसोम? क्या स्रावित करेगा? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। अब क्या करेगा वो? कोरोना को तोड़ेगा, लिखा भी गया है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ये कोरोना रेडिएटा को क्या करेगा? तोड़ देगा। फिर क्या स्रावित करेगा? जोनालाइसिंग एंजाइम स्रावित करेगा। जोनालाइसिंग एंजाइम कौन सा काम करेगा? जोना पेलुसिडा को तोड़ देगा। यानी एक्रोजोमल रिएक्शन में 3 कार्य हुई कि तीनों मेम्ब्रेन कौन कौन से? हाइलोरेनिक एसिड को और कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा को ब्रेक कर दिया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कंबाइंड से एक्रोजोमल रिएक्शन। क्लियर है ये बातें? दूसरा क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोम। अब मान लीजिए, देखिए ये डायग्राम हमने बनाया है, तो ये सबसे बाहर का जो रेड वाला ये जो डायग्राम है जोना पेलुसिडा का है, क्योंकि स्पर्म मेरा आ गया है वहां, जोना पेलुसिडा को ब्रेक कर दिया वहां आ गया है, और उसके नीचे क्या है? विटलाइन मेम्ब्रेन है। तो स्पर्म जो ही कोरोना रेडिएट जोना पेलुसिडा को तोड़ता है, तो तोड़ने के बाद से वहां एक होल बनती है और जो विटलाइन मेम्ब्रेन है ऊपर की तरफ तन जाती है और वी शेप स्ट्रक्चर्स बनाती है। देख रहे हैं ना वी शेप स्ट्रक्चर? और इस वी शेप स्ट्रक्चर को ही, इसी को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन कोन या रिसेप्शन कोन कहते हैं। समझ में आ रही बात? ये कैसे हुआ? जब स्पर्म जोना पेलुसिडा को तोड़ देता है तो वहां एक होल बनती है, जिसके कारण जो विटलाइन मेम्ब्रेन है ऊपर की तरफ तन जाती है और वी शेप स्ट्रक्चर्स बनाती है, और उसी संरचना को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, या इसी का दूसरा नाम है रिसेप्शन कोन भी कहते हैं। क्लियर इतनी बातें? अब क्या होती है? अब होती है जोना रिएक्शन। जोना रिएक्शन इसको बोलते हैं फास्ट ब्लॉकिंग ऑफ पॉलीस्पर्मिया। जब ही स्पर्म इस मेम्ब्रेन को, विटलाइन मेम्ब्रेन को टच करता है, जो विटलाइन मेम्ब्रेन होती है पहले क्या होती है? अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होती है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होती है। जब ही स्पर्म इस विटलाइन मेम्ब्रेन को टच करता है, उसको स्पर्श करता है, ये जो मेम्ब्रेन होती है मेम्ब्रेन, ये बिकम डीपोलराइज। डीपोलराइज कैसे होता है? जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो खुल जाते हैं और सोडियम इस साइड से अंदर की तरफ चले आ जाते हैं, और उस अवस्था में जो ये विटलाइन मेम्ब्रेन होती है वो अंदर सोडियम आयन आने के कारण ये अंदर की तरफ पुनः पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाती है, और इस अवस्था को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। यानी स्पर्म जो ही विटलाइन मेम्ब्रेन को स्पर्श करेगा, जो विटलाइन मेम्ब्रेन होती है बिकम डीपोलराइज। डीपोलराइज ये शॉर्ट समय के लिए होती है, कुछ ही समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती है, और इसी को हम बोलते हैं जोना रिएक्शन। और जोना रिएक्शन क्या करता है? फास्ट ब्लॉकिंग ऑफ पॉलीस्पर्मी। अब क्या होगा? कोई स्पर्म आके अब इस मेम्ब्रेन को टच करेगा तो ये उसे झटका मारेगा। झटका मारने के कारण कोई स्पर्म इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। इस अर्थात यह किसको रोक रहा है? तो पॉलीस्पर्मी को रोक रहा है। क्लियर है? उसके बाद आती है कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होता है? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल आपको पता है ना, ये इसके साइटोप्लाज्म में, और इसके साइटोप्लाज्म के इसके परिधि पर क्या पाए जाते हैं? ये सभी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है। और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में क्या होती है? इंजाइम भरी रहती है और कैल्शियम भरी रहती है। जब ये वाला रिएक्शन हो जाता है, जोना रिएक्शन हो जाता है, तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स अपने इंजाइम और कैल्शियम को क्या करते हैं? पेरीविटलाइन जो स्पेस होती है उसमें डाल देते हैं। इसमें डालने की तो प्रक्रिया थोड़ी स्लो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी पॉलीस्पर्मिया को रोकती है, पॉलीस्पर्मिया को ये भी रोकती है, और पूरे पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन के चारों तरफ कैल्शियम और कुछ एंजाइम की एक लेयर बन जाती है, और इसे हम बोलते हैं स्लो ब्लॉकिंग ऑफ पॉलीस्पर्मी, और इस घटना को बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। तो अब ये तीनों घटनाएं, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, अभी क्या हुआ? अभी स्पर्म को अंदर जाने से पहले ये 3 इवेंट्स चल रही हैं। कौन कौन चल रही हैं? तो एक्रोजोमल रिएक्शन चल रही है, जिसमें स्पर्म के एक्रोसोम के द्वारा स्पर्म लाइसिंग एंजाइम स्रावित होती है, जिसमें 3 एंजाइम है। हाइलोरेनिडेज एंजाइम, दूसरा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, तीसरा जोना लाइसिंग एंजाइम। हाइलोरेनिडेज एंजाइम हाइलोरेनिक एसिड को ब्रेक करता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करता है, जोना लाइसिंग एंजाइम जोना पेलुसिडा को ब्रेक करता है, जो यहाँ डायग्राम में हमने समझाया है। ये घटना होने के बाद से क्या बनती है? फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। कैसे बनती है? जब स्पर्म जोना पेलुसिडा को ब्रेक करता है और इसके विटलाइन मेम्ब्रेन के पास आता है, तो वहां एक होल बनती है,
और होल बनने के कारण जो विटलाइन मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ तन जाती है और वी सेपरेट स्ट्रक्चर्स बनाती है। इसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन या इसे रिसेप्शन कोन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा क्या होती है, जोना रिएक्शन क्या होती है, जब स्पर्म इस विटलाइन मेम्ब्रेन को टच करता है तो स्पर्म क्या हो जाती है, डीपोलराइज। डीपोलराइज कैसे होती है, पहले इस अवस्था में होती है, सोडियम आयन बाहर होने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज बाहर होती है, नेगेटिव चार्ज अंदर होती है। सोडियम चैनल पंप खुल जाने से सोडियम आयन अंदर जाते हैं और जो विटलाइन मेम्ब्रेन होती है बिकम डीपोलराइज, अर्थात पॉजिटिव चार्ज सभी अंदर की तरफ हो जाती है, नेगेटिव चार्ज बाहर हो जाती है। इसी अवस्था को बोलते हैं डीपोलराइज। ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। अब इसमें अब ये चारों तरफ हो जाती है। अगर कोई स्पर्म आता है इसको स्पर्श करता है तो उसको झटके लगते हैं, इसलिए स्पर्म इस ओवम के अंदर ज्यादा स्पर्म प्रवेश नहीं, क्योंकि ये एंट्री कर रहा है। तो इसे बोलते हैं हम जोना रिएक्शन या फर्स्ट ब्लॉकिंग या पॉलीस्पर्मी। तो इस घटना से हम क्या इसमें रोक रहे हैं, पॉलीस्पर्मी को रोक रहे हैं। इसके बाद आती है कॉर्टिकल रिएक्शन। आपको कॉर्टिकल पता है कि साइटोप्लाज्म के परिधि पर ग्रेन्यूल्स बड़े बड़े पाए जाते हैं, वो क्या है, उसे बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। उसमें क्या भरे रहते हैं, एंजाइम और कैल्शियम भरे रहते हैं। ये क्या करती है, पेरीविटलाइन स्पेस जो पाई जाती है चारों तरफ, जोना और विटलाइन मेम्ब्रेन के बीच एक स्पेस पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। उसमें ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, उसके लिए भी ये सोडियम आयन ही प्रेरित करता है और ये अपने कैल्शियम और एंजाइम को उसमें फिल कर देते हैं। ये टूट जाती है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फूटती है और अपनी एंजाइम और कैल्शियम को इसमें डिपॉजिट कर देते हैं। डिपॉजिट की प्रक्रिया थोड़ी स्लो होती है, लेकिन ये बन जाने के बाद से ये भी पॉलीस्पर्मी को रोकती है। ये घटनाएं पूरे होने के बाद अब एक स्पर्म कहाँ पहुंच जाता है, पहुंच जाता है उसके साइटोप्लाज्म में। जब साइटोप्लाज्म में पहुंचता है तो फिर वहां कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं कौन कौन सी क्रियाएं होंगी। तो अभी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो स्पर्म अगर ओवम के अंदर पहुंच जाता है, एक स्पर्म ओवम के अंदर पहुंचता है तो कौन कौन सी घटनाएं स्टार्ट हो जाती है। एक स्पर्म ओवम के अंदर पहुंचा है तो दोनों के कौन कौन सी इवेंट्स आएगी, पहुंचने के बाद क्या क्या इवेंट्स आएगी। तो पहले इवेंट आएगी सिनगैमी, सिनगैमी। दूसरी इवेंट आएगी प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी। तीसरी इवेंट आएगी कैरियोगैमी, कैरियोगैमी। चौथी इवेंट्स आएगी एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस। ये चार इवेंट्स होती हैं। कैसी होगी, जब एक स्पर्म ओवम से मिलता है, ये वाली घटना जब मिलता है तो इसे बोलते हैं सिनगैमी। जब स्पर्म का और ओवम का साइटोप्लाज्म, अभी इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है और इनके आपस में क्रोमोसोम भी मौजूद है। जब इनके प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं तो इसे बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। जब इनके केंद्रक, इनके न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस जो भी बनाए थे, ये जब न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाते हैं ये वाले, तो इस घटना को बोलते हैं कैरियोगैमी। जब इनके अंदर क्या होंगे, जब इनके क्रोमोसोम, क्या होंगे, इनके क्रोमोसोम, ये न्यूक्लियस हो गई, ये न्यूक्लियस अब क्या फ्यूज कर रहे हैं, इनके क्रोमोसोम, इनके क्या फ्यूज कर रहे हैं, ये क्रोमोसोम आपस में एक फ्यूज कर गया है, तो इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। तो क्या क्या हो रहा है, जब स्पर्म और ओवम आपस में संलग्न करते एक दूसरे से जब अटैच हो जाते हैं तो उस घटना को बोलते हैं सिनगैमी। जब दोनों के प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म आपस, देख रहे नहीं है, प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म जब आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। कैरियोगैमी क्या है, जब इसके और इसके दोनों के न्यूक्लियस आपस में, ये न्यूक्लियस है, दोनों के न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये दोनों जब आपस में इसके किसके स्पर्म और उसके हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो इस घटना को बोलते हैं कैरियोगैमी। एपोमिक्सिस, अब दोनों के क्रोमोसोम, ये क्या है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है, इन दोनों के जब क्रोमोसोम आपस में फ्यूज हो जाते हैं तब बोलते हैं इसे एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस होने के बाद देन अब जाके यहाँ एक डिप्लॉयड जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट, सिंगल सेल का डिप्लॉयड जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है जो 2 स्टेज और सिंगल सेल की होती है। तब जाके फाइनली एक फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। तो ये इसका पहला पार्ट था जिसमें हम सिर्फ फर्टिलाइजेशन समझाए हैं। हमारे पास जाइगोट रेडी है, बन गया है।
अब आगे की घटना इम्प्लांटेशन की शुरू होगी, जो अगले वीडियो में हम इसको बताएंगे। तो ये 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 में ये कंप्लीट होगा और नेक्स्ट पार्ट में इसका इम्प्लांटेशन कंप्लीट होगा। तो याद रखें कितना हमने बताया, उधर हमने उसमें रिएक्शन हमने सारे समझाए हैं कि एम्प्लो रीजन में कोई स्पर्म जाता है तो क्या क्या होगा। तो एक्रोजोमल रिएक्शन चल रही थी, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन हुआ था, उसके बाद से जोना रिएक्शन आया था, जोना रिएक्शन के बाद से क्या आया था, कॉर्टिकल रिएक्शन आया था। कॉर्टिकल रिएक्शन होने के बाद जब एक स्पर्म ओवम के साइटोप्लाज्म में प्रवेश कर जाता है तो ये इवेंट्स स्टार्ट हो जाती है, जिसमें पहला है सिनगैमी, दोनों आपस में संलयन करते हैं। तो सिनगैमी इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाए तो इसे प्लाज्मोगैमी, दोनों के केंद्रक फ्यूज हो जाए तो कैरियोगैमी, दोनों के क्रोमोजोम फ्यूज हो जाए तो इसे बोलेंगे एपोमिक्सी। और एपोमिक्सिस बनने के बाद तब जाके एक डिप्लॉयड जायगोट हो जाती है। डिप्लॉयड जायगोट होने के बाद ये फर्टिलाइजेशन के 24 घंटे बाद अपना फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट करता है और उस प्रक्रिया को बोलते हैं विदलिंग। तो हम इसके दूसरे पार्ट में पुनः मिलते हैं। थैंक यू।